नमस्कार साथियों। साथियों, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त भारत विरोधी गतिविधियां काफी तेजी से सर उठा रही हैं। आप बांग्लादेश के अंदर चल रही गतिविधियों पर एक बार नजर डालिए। हाल ही में ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है। इस ग्रेटर बांग्लादेश के मैप के अंदर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया जाता है और इवन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार तक के द्वारा इस मैप को प्रमोट करने का काम किया जाता है। और बांग्लादेश से हिंदू माइनॉरिटीज पर होने वाले अत्याचार की खबरें तो हम आम रूप से सुनते ही रहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में हाल ही में जो हिंसा भड़की थी, एक छात्र नेता को अज्ञात तत्वों के द्वारा गोली मारी गई थी, उसको लेकर भी बांग्लादेश के द्वारा भारत पर इल्जाम लगाने का प्रयास किया गया। उसका इल्जाम भी भारत के सर पर मढ़ने का प्रयास किया गया। भारत के उच्चायुक्त को इस चीज को लेकर तलब किया गया और हाल ही में बांग्लादेश के एक और छात्र नेता के द्वारा भारत के 7 राज्यों को भारत से अलग करने की धमकी दी गई। तो इस तरीके की सारी चीजें दिखाती है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध इस वक्त काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं और इस चीज को भारत के द्वारा डिप्लोमेटिक स्तर पर रिजॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश डिप्लोमेसी की भाषा आज के समय समझ नहीं पा रहा। बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह सबक सिखाना आज के समय काफी जरूरी हो गया है। तो आज के सेशन में हम इन सभी चीजों की चर्चा करने वाले हैं कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त किस तरीके की गतिविधियां चल रही है और भारत की सरकार के द्वारा इसका रिस्पांस किस तरीके का दिया जा रहा है। तो इन सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है भारत और बांग्लादेश के संबंधों की, जो आए दिन एक के बाद एक काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के 7 राज्यों को तोड़ने तक की धमकी बांग्लादेश के एक छात्र नेता के द्वारा हाल ही में दी गई और इवन भारत के द्वारा वीजा एप्लीकेशन सेंटर तक बांग्लादेश के अंदर बंद कर दिया गया। इसके अलावा टेम्पररी रूप से भारत के उच्चायोग को भी बांग्लादेश के अंदर बंद किया गया है। तो ये सारी चीजें इस वक्त बांग्लादेश के अंदर चल रही है और भारत और बांग्लादेश के संबंधों में इस वक्त काफी तल्खी आप कह सकते हो आई हुई है। भारत ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को भी इस वक्त तलब किया हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो भारत का हाई कमीशन है उसको हाल में धमकी मिली है। किस तरीके की एग्जैक्ट धमकी मिली है इस चीज को लेकर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन एक धमकी भारत के उच्चायोग को मिली जिसको लेकर बांग्लादेश के हाई कमीशन को हमने तलब किया, हाई कमिश्नर को हमने तलब किया और बांग्लादेश के अंदर हमारा जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है उसको भी हमने फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था कि एक जुलाई एकता नाम से संगठन है, जुलाई ओइक्या नाम से संगठन है, जो एक रैली निकालने वाला है भारतीय उच्चायोग की तरफ और यहाँ पे कानून व्यवस्था काफी ज्यादा खराब हो सकती है। इस वजह से भारत के द्वारा फिलहाल के लिए अपना वीजा एप्लीकेशन सेंटर और उच्चायोग को कुछ समय के लिए बांग्लादेश के अंदर बंद कर दिया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके की एक रैली का आयोजन भी किया गया। इवन पुलिस के द्वारा, बांग्लादेश की पुलिस के द्वारा प्रयास किया गया कि इन सभी जो तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्व हैं, इनको रोक दिया जाए। उच्चायोग से लगभग 1-2 किलोमीटर पहले ही इनको रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो ये लोग वहीं पे बैठ गए, वहीं पे बैठकर धरना देने लगे, भारत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करने लगे, बोलने लगे कि शेख हसीना भारत में बैठकर बांग्लादेश विरोधी कार्यवाही कर रही है, उन्हें बांग्लादेश को वापस सौंप दिया जाए। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की रैली भारत के उच्चायोग के तरफ निकाली जा रही है। 5 अगस्त 2024 से, जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है और तब से लेके अब तक बीएनपी, जमात और कई सारे अन्य कट्टरपंथी संगठन भारतीय उच्चायोग की तरफ 10 से ज्यादा लंबे मार्च निकाल चुके हैं और जिसमें भारत विरोधी बातें कही जाती है, भारत के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, शेख हसीना के खिलाफ, आवामी लीग के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। तो इस तरीके की चीजें आए दिन बांग्लादेश में आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके अलावा इसी तरीके की एक रैली जब निकाली जा रही थी तो एक छात्र नेता के द्वारा, जिसका नाम है अब्दुल्लाह, उसने भारत से बदला लेने की धमकी दी। उसके द्वारा काफी भड़काऊ बयान इस तरीके की रैली के अंदर दिए गए। उसके द्वारा भारत के 7 राज्यों को, जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनको भारत से अलग करने की धमकी दी गई। इसके द्वारा कहा गया कि यदि भारत बांग्लादेश के खिलाफ काम करेगा तो बांग्लादेश भी भारत के 7 राज्यों को भारत से अलग कर देगा। आप यहाँ पे एग्जैक्ट इसका बयान यहाँ पे सुन सकते हैं। अगर आप हमें अस्थिर करने वालों को शरण दे रहे हैं तो हम 7 सिस्टर्स के अलगाववादियों को भी शरण देंगे और आने वाले समय में बांग्लादेश के द्वारा इन 7 पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश, भारत से अलग कर दिया जाएगा।
इस तरीके की भड़काऊ बयान इसने दिए। इसके बयानों पर तालियां तक उस रैली के अंदर बजाई गई। तो आप सोच सकते हो कि बांग्लादेश के लोगों का माइंडसेट इस वक्त किस तरीके का हो गया है, भारत के खिलाफ किस तरीके का जहर इनके मन में भरा हुआ है। और यही नहीं, इससे पहले भी एक बयान भारत के खिलाफ आया था। 1 महीने पहले ही पूर्व बांग्लादेशी जनरल ने एक बात कही थी कि भारत के टुकड़े जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक बांग्लादेश को पूरी तरीके से शांति नहीं मिलेगी। तो आज के समय मन ही मन ये इस तरीके के सपने सजो रहे हैं, बांग्लादेश की सरकार हो, बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग हो, उनके द्वारा भारत के टुकड़े करने का अपने मन में सपना संजोया हुआ है। और आए दिन बांग्लादेश के लीडर्स, बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इस तरीके के बयान भारत के खिलाफ देते रहते हैं। इसके साथ ही शेख हसीना को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद बना रहता है। बांग्लादेश के द्वारा आए दिन शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की जाती है। इसके अलावा शेख हसीना के द्वारा भारत के अंदर बैठकर जिस तरीके के बयान अंतरिम सरकार के खिलाफ दिए जाते हैं, उसको लेकर भी बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार के द्वारा विरोध दर्ज किया जाता है। हाल ही में शेख हसीना के द्वारा यह कहा गया था कि यदि आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ती है तो बांग्लादेश के चुनाव पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कहे जा सकते। बांग्लादेश के अंदर जो अभी के लिए चुनाव इन कट्टरपंथी संगठनों के प्रभाव में रहकर यूनुस के द्वारा करवाए जा रहे हैं, अंतरिम सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है। आवामी लीग को यहाँ चुनावों से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, जबकि आवामी लीग देश के काफी बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरीके से एक राजनीतिक दल को साइडलाइन करके आप कभी भी निष्पक्ष चुनाव एक लोकतंत्र के अंदर नहीं करवा सकते। इस तरीके के बयानों का, इस तरीके की बातों का यूनुस की सरकार के द्वारा विरोध किया जाता है और शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग भारत से बार बार की जाती है। अब यहाँ पे हाल ही में क्या घटना हुई उसको आप लोग देखिए। एक उस्मान हादी नाम से व्यक्ति है, उस्मान हादी नाम से एक छात्र नेता है जो कि ढाका 8 संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आने वाले चुनावों के अंदर बांग्लादेश में खड़ा होने वाला था। बांग्लादेश में 12 फरवरी के अंदर चुनाव होने वाले हैं। जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है तब से वहां पे एक अस्थायी सरकार काम कर रही है। अब 12 फरवरी को जब चुनाव होंगे तो एक स्थायी सरकार चुने जाने की उम्मीद है। और यहाँ पे ढाका 8 संसदीय क्षेत्र से जो छात्र नेता है उसका नाम है उस्मान हादी, इस पर अज्ञात तत्वों के द्वारा गोली चलाई गई और फिलहाल के लिए हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये कोमा में है। अब ये इनकलाब मंच से संबंधित है और इनकलाब मंच एक काफी कट्टरपंथी संगठन है जो शेख हसीना की आवामी लीग का और भारत का विरोध करता है। इसके द्वारा जब इसको गोली लगी थी उससे जस्ट एक दिन पहले भारत विरोधी एक मैप भी, ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप भी शेयर किया गया था, जिसके अंदर इसी तरीके से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। इसके साथ ही आप वेस्टर्न साइड में भी देख सकते हो भारत का पश्चिमी हिस्सा भी पाकिस्तान के अंदर दिखाया गया है। तो इस तरीके का विवादित नक्शा इसके द्वारा शेयर किया गया था और उसके अगले दिन इसको 3 अज्ञात तत्वों के द्वारा मोटरसाइकिल पर आए और इसको गोली मार दी गई और यहाँ पे फिलहाल के लिए कोमा के अंदर है। जो यूनुस है, अंतरिम सरकार के मुखिया है, उनके द्वारा कहा गया कि इस तरीके की जो हिंसा है वो चुनावी माहौल के अंदर सहन नहीं की जाएगी। सुरक्षा को सख्त करने के आदेश फिलहाल के लिए दे दिए गए हैं और भारत के उच्चायुक्त को तलब किया गया कि यदि जो हमलावर हैं जो इस पे गोली चलाए हैं, यदि वो भारत के अंदर भागकर आए हैं तो आप उन हमलावरों को वापस से बांग्लादेश को सौंप दो। तो इस तरीके की बात इनके द्वारा कही गई, जबकि इस तरीके का कोई भी प्रूफ इस वक्त अवेलेबल नहीं है कि ये जो हमलावर हैं भारत से आए थे। इस तरीके की बात खुद बांग्लादेश की पुलिस ने कही है। बांग्लादेश की मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हमलावर भारत से घुसे थे, भारत से आए थे, या फिर जिन हमलावरों ने इसको गोली मारी थी वो बांग्लादेश से भारत के अंदर वापस आए हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके की बातें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा बार बार कही जाती है और इनके द्वारा इस बात का आधार किस चीज को बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कतर का एक पत्रकार है जिसने फेसबुक पर यह पोस्ट किया है कि जिन हमलावरों ने उस्मान हादी पर गोली चलाई थी वो भागकर बांग्लादेश से भारत के अंदर घुसे हैं। तो इस तरीके का दावा इसके द्वारा फेसबुक पर किया गया, फेसबुक पर बोला जा रहा है, कतर के पत्रकार के द्वारा बोला जा रहा है और इस तरीके की चीजों को आधार बनाकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर इस चीज का इल्जाम मढ़ रही है, भारत को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। भारत के द्वारा भी इसका दो टूक जवाब दिया गया। जो भारत है, भारत का विदेश मंत्रालय है, उसके द्वारा साफ साफ ये बातें बोली गई कि भारत अपने पड़ोसी देशों के हितों के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल कभी नहीं होने देता। भारत इस तरीके की गतिविधियों को कभी भी बढ़ावा नहीं देता। बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हो रही है वो भारत की वजह से नहीं है। आप अपने देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में यदि कामयाब नहीं होते हो
तो उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराए जाने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है आप अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, आगे आने वाले चुनाव है उनको सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराओ। ये बांग्लादेश की सरकार का मोटिव होना चाहिए, बजाय कि भारत पर इल्जाम आरोपण करने के। भारत सरकार ने ढाका में शांतिपूर्ण संसदीय चुनावों की आवश्यकताओं पर जोर दिया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव बांग्लादेश के अंदर हो, भारत भी यही चाहता है, और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार बांग्लादेश के अंदर बने, स्थायी सरकार बांग्लादेश के अंदर बने, शांति व्यवस्था बांग्लादेश के अंदर बहाल हो। भारत भी यही चाहता है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश के अंदर चल रही है, भारत विरोधी गतिविधियां जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हो रही है, भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन हम बांग्लादेश के रूप में भारत के पूर्वी हिस्से में देखें। तो यहाँ पे भारत भी यही चाहता है कि लोकतंत्र बांग्लादेश के अंदर बहाल हो, जो 12 फरवरी को चुनाव बांग्लादेश के अंदर होने हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएं, और भारत के और बांग्लादेश के संबंध जिस तरीके से पहले हुआ करते थे वापस से पुनः बहाल हो जाएं। अब आप लोग इस चीज पर क्या मानते हैं कि क्या चुनावों के बाद बांग्लादेश और भारत के संबंधों की स्थिति सुधरेगी? क्या कट्टरपंथी ताकतें चुनाव के बाद बांग्लादेश में कम हो जाएंगी, घट जाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।